मान लीजिए किसी को 40 बिल्कुल अलग-अलग दिमाग वाले बच्चों के एक कमरे में खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि ये सुनिश्चित करें कि अप्रैल तक इन सभी को कैलकुलस या इतिहास का कोई जटिल विषय समझ आ जाए। ये सिर्फ एक आम नौकरी तो नहीं है। देखा जाए तो ये एक ही समय में मनोवैज्ञानिक युद्ध, समाजशास्त्र और एक तरह का थिएटर है। जब शिक्षा की बात आती है तो सारा ध्यान अक्सर छात्रों पर, उनके अंकों और उनके भविष्य पर केंद्रित हो जाता है। सही कहा। लेकिन आज हम उस प्रक्रिया के बिल्कुल दूसरे छोर पर जा रहे हैं। आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य मिशन एक बहुत ही बुनियादी और विशाल सवाल है। हम उन लोगों का निर्माण कैसे करते हैं जो आगे चलकर हमारे दिमाग का निर्माण करते हैं। या सीधे शब्दों में कहें तो शिक्षकों को कैसे शिक्षित किया जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो किसी भी सभ्य समाज की रीढ़ है। ये विविध हैं, जैसे एनसीईआरटी और एनसीटीई के पाठ्यक्रम दस्तावेज, एसएसए, आरएमएसए और एससीईआरटी के शैक्षणिक नोट्स। और इसके अलावा कल्याणी विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा यानी डीओडीएल सामग्री और शिक्षक शिक्षा में आईसीटी पर एक शोध पत्र भी शामिल है। आज का हमारा ये सफर बुनियादी ढांचे से लेकर आधुनिक तकनीक तक जाएगा। तो सबसे पहले एक शिक्षक का निर्माण आखिर कैसे होता है? स्रोतों के अनुसार शिक्षक शिक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से 3 विषयों से अपनी सामग्री लेता है: दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान। बिल्कुल। दर्शनशास्त्र यानी फिलॉसफी, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी और मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी। ये विषय सिर्फ स्कूलों के बारे में नहीं है, बल्कि ज्ञान का निर्माण कैसे होता है ये समझने के बारे में है। लेकिन एक बात यहाँ आती है, अगर किसी को गणित का शिक्षक बनना है तो सामान्य तर्क तो यही कहेगा कि उसे गणित में महारत हासिल होनी चाहिए। उसे इन समाजशास्त्र या दर्शनशास्त्र के भारी भरकम सिद्धांतों से क्या लेना देना? यहीं पर तो शिक्षण का असली विज्ञान छिपा है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा कक्षा में लगातार सो रहा है या ध्यान नहीं दे रहा है। अगर शिक्षक केवल विषय का विशेषज्ञ है तो वो क्या करेगा? वो तो शायद झल्लाहट में उस बच्चे को डांट देगा, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपना सिलेबस पूरा करने पर है। सही पकड़ा। लेकिन अब उस शिक्षक की कल्पना करें जिसे उन 3 स्तंभों का प्रशिक्षण मिला है। समाजशास्त्र उसे ये सोचने पर मजबूर करेगा कि यह बच्चा किस सामाजिक पृष्ठभूमि से आता है। क्या इसके माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं? अच्छा, मतलब शायद वो बच्चा रात में कहीं काम करता हो और यहीं पर मनोविज्ञान उस शिक्षक को बताएगा कि एक थके हुए दिमाग को वापस पढ़ाई में कैसे लाया जाए। एकदम सही। और अंततः दर्शनशास्त्र उसे याद दिलाएगा कि शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास कराना नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक तैयार करना है। इन तीनों के बिना विषय का ज्ञान बस एक औजार है जिसे चलाना किसी को नहीं आता। ये तो सच में आंखें खोलने वाला नजरिया है। एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के भीतर एक मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री भी होता है। बिल्कुल, एक आर्किटेक्ट की तरह जो सिर्फ ईंटें नहीं जोड़ता बल्कि एक पूरा माहौल बनाता है। और इसी माहौल को सुनिश्चित करने के लिए एनसीईआरटी और एनसीटीई मिलकर काम करते हैं। उन्होंने पाठ्यक्रम को अलग-अलग स्तरों में बांटा है, जैसे प्रारंभिक स्तर यानी एलिमेंट्री लेवल, जो 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें फाउंडेशन और इंटर्नशिप शामिल होती है ना? इसका विजन मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्वयं को समझना, बच्चों के साथ जुड़ना और संवाद करना, मतलब शुरुआत रटाने से नहीं हो रही है। क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर 6 या 8 साल के बच्चे जानकारी से ज्यादा भावनाओं को समझते हैं। फिर आता है माध्यमिक स्तर या सेकेंडरी लेवल। यहाँ कक्षा में समकालीन भारत की चुनौतियां और समावेशी स्कूल जैसे विषय शामिल होते हैं। और स्रोतों के मुताबिक इसमें फील्ड के साथ जुड़ाव एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें शिक्षक को केवल बच्चे के साथ नहीं बल्कि पूरे समुदाय और स्कूल प्रशासन के साथ जुड़ना सिखाया जाता है। बिल्कुल। और जब हम एमएड या पीएचडी जैसे उच्चतर स्तर पर जाते हैं तो वहां जोर शिक्षण संस्कृति पर होता है। स्रोतों में एक बड़ा ही विशेष शब्द है मैग्नेटिज्म यानी आकर्षण। हाँ, मैग्नेटिज्म। ये सुनने में कैसा लगता है? जैसे एक नेतृत्व और प्रगतिशील दृष्टिकोण की बात हो रही हो। लेकिन अगर थोड़ा और सोचें तो ये एक गुरुत्वाकर्षण बल जैसा है। वो कैसे? थोड़ा और विस्तार से बताइए। मतलब इतनी सारी जानकारी और भटकाव के बीच एक शिक्षक का मैग्नेटिज्म छात्रों की जिज्ञासा को अपनी ओर खींचता है। एक ऐसा चुंबक जो जानकारी के लोहे को ज्ञान की दिशा में मोड़ सके। ये बहुत ही खूबसूरत तुलना की है आपने। उच्च स्तर पर प्रशिक्षित शिक्षक यही करते हैं। लेकिन देखिए, ये सब सिद्धांतों के स्तर पर तो बहुत आदर्श लगता है।
जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। वही तो, जब हम असली दुनिया में आते हैं जहां करोड़ों बच्चे हैं, तो ये सब कैसे लागू होता है? स्रोतों में सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA का जिक्र है, जो 2001 में शुरू हुआ था। हाँ, जिसका लक्ष्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना था। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात थी इसकी जीरो रिजेक्शन पॉलिसी। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी यानी किसी भी बच्चे को स्कूल आने से मना नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी पिछड़े समुदाय से हो। लेकिन जरा सोचिए इसका जमीन पर क्या असर हुआ होगा। असर ये हुआ कि स्कूलों में अचानक से बिना किसी तैयारी वाले बच्चों की बाढ़ आ गई, अफरा तफरी मच गई और सक्षम शिक्षकों की मांग अचानक से बहुत बढ़ गई। तो इसका समाधान SSA ने कैसे निकाला? इन हालातों में तो नए शिक्षकों को जल्दी से तैयार करना बहुत जरूरी हो गया होगा। इसके लिए हर साल शिक्षकों को 20 दिन का इन सर्विस प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया। नए शिक्षकों के लिए 30 दिन और अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए 60 दिन का प्रशिक्षण रखा गया। लेकिन इस 20 दिन के प्रशिक्षण का ढांचा थोड़ा अजीब था। 10 दिन ब्लॉक स्टार पर और 10 दिन स्कूल स्टार पर। ऐसा क्यों? क्या सबको एक ही बार में ट्रेनिंग सेंटर में बिठाकर सिखाना आसान नहीं होता? आसान तो होता, लेकिन ट्रेनिंग हॉल की आदर्श स्थितियां असल कक्षा में आते ही ध्वस्त हो जाती हैं। जो थ्योरी कमरे में अच्छी लगती है, वो 40 शोर मचाते बच्चों के सामने बुरी तरह फेल हो सकती है। अच्छा, तो इसीलिए इसको बांटा गया। पहले 10 दिन नए सिद्धांत सीखो और फिर अगले 10 दिन उन्हें अपने स्कूल में असली बच्चों के साथ आजमाओ। ये तो फील्ड टेस्टिंग जैसा हो गया, जिससे खोखले सिद्धांतों से बचा जा सके। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक समस्या आती है। जब आपके पास लाखों शिक्षक हों, तो इतने बड़े पैमाने पर सबको एक साथ प्रभावी ढंग से कैसे सिखाया जाए? हाँ, वही बचपन के टेलीफोन गेम की तरह, जहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचते पहुँचते बात का मतलब ही बदल जाता है। गुणवत्ता को कैसे बरकरार रखें? इसे स्केलेबिलिटी की समस्या कहते हैं। इसका बहुत ही दिलचस्प समाधान हमें RMSA यानी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में देखने को मिलता है, जो 2009-10 में आया था। जिसका उद्देश्य 15-16 साल के बच्चों के नामांकन को 52% से बढ़ाकर 75% करना था, है ना? लेकिन उन्होंने 50,000 माध्यमिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कैसे किया? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने कैस्केड मॉडल का इस्तेमाल किया। कैस्केड यानी ऊपर से नीचे की ओर आना। इसमें मौजूदा शिक्षकों को ही को ट्रेनर्स के रूप में इस्तेमाल किया गया। लेकिन रुकिए, इसमें भी तो वही टेलीफोन गेम वाली समस्या आ सकती है। और दूसरी बात ये कि प्रशिक्षण का विषय कौन तय करेगा? अगर आप शिक्षकों से पूछेंगे तो वो तो यही कहेंगे कि सिलेबस बहुत लंबा है। RMSA की योजनाकारों ने हवा में तीर नहीं चलाए। उन्होंने राज्य के सभी माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक क्वेश्चनेयर भेजा, लेकिन उनसे उनकी शिकायतें नहीं पूछी। तो फिर उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने विशेष रूप से पूछा कि कक्षा 9 और 10 के पाठ्यक्रम में उन्हें और उनके छात्रों को कौन से स्पेसिफिक टॉपिक सबसे कठिन लगते हैं। फिर उन कठिन विषयों की सूची विशेषज्ञों को दी गई। ओह वाओ! तो मतलब ट्रेनिंग मॉड्यूल उन्हीं वास्तविक समस्याओं पर बनाए गए जिनसे शिक्षक हर दिन जूझ रहे थे। इससे तो मैसेज के कमजोर होने की गुंजाइश ही नहीं बची। सही कहा। तो इस तरह SSA ने प्रारंभिक शिक्षा को और RMSA ने माध्यमिक शिक्षा को संभाला। लेकिन एक बच्चा जब 8वीं से 9वीं में जाता है तो उसके लिए शिक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है। हाँ, लेकिन इस व्यवस्था में 8वीं तक का स्कूल अलग विभाग देख रहा है और 9वीं का अलग। ये तो ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप का बड़ा बुरा सपना लगता है। बिल्कुल। इसी बिखराव को कम करने के लिए इन सबको मिलाकर एक छतरी के नीचे कर दिया गया, जिसे आज हम समग्र शिक्षा कहते हैं। इसका लक्ष्य प्री स्कूल से 12वीं तक प्रभावशीलता को सुधारना है। लेकिन एक सवाल और है, इस पूरे विशाल ढांचे को राज्यों के स्तर पर कौन संभालता है? क्योंकि जो नीतियां दिल्ली में बनती हैं वो केरला या राजस्थान में एक जैसी तो लागू नहीं हो सकती ना। विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, और इसी के लिए SCERT यानी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बनाए गए थे, जो राज्य में NCERT के साझेदार हैं। तो SCERT अपने राज्य की जरूरतों के हिसाब से DLED का पाठ्यक्रम बनाती है और 5 साल की योजनाएं तैयार करती है ना? एक तरह से बहुत मजबूत भौतिक व्यवस्था खड़ी हो गई। हाँ, लेकिन ये सब उस दुनिया के लिए बनाया गया था जो भौतिक थी, जहां ज्ञान किताबों में कैद था और शिक्षक ही उस ज्ञान के द्वारपाल थे। अब दुनिया बदल चुकी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कल्याणी विश्वविद्यालय की सामग्री और 2012 के उस शोध पत्र की अगर हम सोचें तो अब टीचर एजुकेशन में ICT आ गया है। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है।
अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो अब शिक्षक केवल जानकारी देने वाला या डिस्पेंसर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं रह गया है। क्योंकि जानकारी तो अब स्मार्टफोन पर ही मिल जाती है। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा है वो इंटरनेट पर पहले से मौजूद है। तो फिर शिक्षक का क्या काम? यही तो पॉइंट है। शिक्षक अब सीखने का प्रबंधक यानी मैनेजर ऑफ लर्निंग बन गया है। अतः जानकारी में से क्या सही है और क्या गलत, ये सिखाना उसकी नई भूमिका है। और इसके लिए स्रोतों में 4 ICT अप्रोचेस बताए गए हैं। सबसे पहला था कौशल विकास यानी स्किल्स डेवलपमेंट, जिसमें बुनियादी तकनीक सिखाई जाती है, जैसे PPT बनाना। लेकिन सिर्फ तकनीक का होना काफी नहीं। अगर एक उबाऊ भाषण को PPT पर दिखाया जाए तो कक्षा वैसे ही उबाऊ रहेगी। इसलिए दूसरा अप्रोच है शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी अप्रोच, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म का इस्तेमाल होता है, यानी बच्चे खुद ज्ञान का निर्माण करें और तकनीक उनकी मदद करें। और तीसरा अप्रोच मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगा, विषय विशिष्ट यानी सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अप्रोच। बिल्कुल, यहाँ तकनीक कोई एड ऑन नहीं है। अगर इतिहास पढ़ाना है तो सिर्फ तारीख रिटाने के बजाय किसी ऐतिहासिक स्थल का 3D वर्चुअल टूर करवाया जा सकता है। हाँ। और चौथा अप्रोच है अभ्यास संचालित, जिसमें शिक्षक खुद एक रिसर्चर और डिजाइनर की तरह अपने स्कूल की सुविधाओं का इस्तेमाल करता है। लेकिन इन सब के बीच तकनीक का मानवीय और नैतिक पहलू बहुत अहम है। शिक्षकों को सहयोगात्मक शिक्षा के साथ साथ डिजिटल नैतिकता भी सीखनी होगी। हाँ, डिजिटल नैतिकता बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर सब कुछ मुफ्त लगता है। कॉपीराइट्स का सम्मान करना, प्लेजरिज्म से बचना, ये सब शिक्षकों को कक्षा में लागू करना होगा। इस पूरे सफर को अगर हम समेटें तो एक शिक्षक का निर्माण दर्शन शास्त्र की गहराई से लेकर SSC की उथल-पुथल और आज के स्मार्ट स्क्रीन तक पहुंचता है। ये पूरी चर्चा समझने के बाद हमारे श्रोताओं के लिए एक बड़ा पाठ यहाँ छिपा है। चाहे कोई पेशे से शिक्षक हो या ना हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमारी पीढ़ियों को आकार देते हैं वो खुद कैसे बनते हैं। और इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, सूचना के इस युग में अब हर किसी को जीवन भर सीखने वाला यानी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना ही पड़ेगा। तकनीक के साथ आगे बढ़ना सिर्फ शिक्षकों की नहीं, हम सबकी जरूरत है। और आखिर में एक बड़ा ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। हमने स्रोतों में देखा कि इंसानी शिक्षक तकनीक और मैग्नेटिज्म विकसित कर रहे हैं, लेकिन AI की रफ्तार देखते हुए क्या अगला कैस्केड मॉडल ऐसा होगा जहां AI सीधे शिक्षकों को सिखलाएगा? ये बहुत हद तक संभव है। एक ऐसी स्थिति जहां मशीन तय करेगी कि शिक्षक को क्या सीखना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कक्षा में वो इंसानी जुड़ाव और मनोविज्ञान कैसे जिंदा रहेगा जो शिक्षा की असल नींव है? क्या कोई मशीन उस मैग्नेटिज्म को पैदा कर सकती है जो एक भटके हुए छात्र को सही रास्ते पर लाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। तो इसी रोचक विचार के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं रोकते हैं।